नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी टेट के सेकेंड पेपर के सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच या गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार होता है वह ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। जानते हैं इसके बारे में कि सरकार जो होता है वह ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है। ग्राम पंचायत सचिव को पंचायत कार्यालय का प्रभारी भी कहा जाता है। वह मूल रूप से ग्राम पंचायत, सरकार और ग्राम सभा के बीच की एक कड़ी होता है। उसका कार्य होता है ग्राम पंचायत में होने वाले लिपिक कार्यों, धन का लेखा जोखा रखना, ग्राम पंचायत की ओर से पारित प्रस्तावों का रिकॉर्ड रखना और उनके क्रियान्वयन में मदद करना। साथ ही साथ बात करें कि सरपंच जो होता है वह बेसिक तौर पे स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का क्या होता है, प्रधान होता है। और जो सरपंच का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। और पंचायत राज की सबसे ऊपरी संस्था जो होती है वह जिला परिषद कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन कह रहा है आपका कि खेतिहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो कि बिल्कुल सही है कि जो खेतिहर मजदूर होते हैं वह उनको साल भर नियमित काम नहीं मिलता है, क्योंकि बेसिक तौर पे हमारे यहाँ जो फसल होती है, जिस टाइम फसल बोया जाता है या काटा जाता है उसी टाइम उनको काम मिल पाता है। बाकी के समय जब फसल बो दी जाती है तो उसके बाद के समय तक वो क्या करते हैं, फसल के कटने का इंतजार करते हैं। तो इन्हें साल भर काम नहीं मिलता है। तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। कारण कह रहा है आपका कि भूस्वामी दूसरे गांवों से सस्ते श्रमिक ढूंढने जाते हैं। तो ये भी हमें सही है कि बेसिक तौर पे भूस्वामी को बेसिक तौर पे सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन कथन और कारण दोनों के दोनों अपने आप में सही हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला कि ए और आर दोनों तो सही हैं, परंतु आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत क्या होता है। ऑप्शन है संसद, न्यायपालिका, जनता या अभिजात वर्ग। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे आपने जानते होंगे कि बेसिक तौर पे अब्राहम लिंकन जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, उनका कथन था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो इस प्रकार से एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत कौन होता है, आपका जनता होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि जनता के अनुमति से शासन बेसिक तौर पे होता है। लोकतांत्रिक शासन का स्वरूप अधिक जवाबदेही वाला होता है। लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान, लोकतंत्र से बेसिक तौर पे नागरिकों का सम्मान बढ़ता है तथा इसमें हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर भी मिलता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं। तो यह बेसिक तौर पे आपका एक रूढ़िबद्ध धारणा है, क्योंकि यह केवल लड़कियों में नहीं होता है, इस प्रकार की चीज़ें हमें लड़कों में भी देखने को मिलता है। और दूसरा कह रहा है कि लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। तो यह भी रूढ़िबद्ध धारणा के वर्तमान समय आप देख रहे होंगे कि लड़कियों को जिन सेक्टर में उनको अवसर मिलना है उन सारे सेक्टरों में लड़कों से आगे जा रही हैं। तो यह बेसिक तौर पे एक आपका क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा होता है कि लड़के उद्यमी, शारीरिक रूप से क्या होते हैं, बलवान होते हैं। और तीसरा कह रहा है कि लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल से ये रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है। दोनों को अगर समान अवसर मिलता है तो दोनों लोग गणित हो या कोई भी विषय हो उसमें अपना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणा के लिए पूछा है तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए वाला कि ए और जो बी स्टेटमेंट कर रहा है वह पूर्ण रूप से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका आता है अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 के अगर बारे में बात किया जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 22 है वह हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत कुल 4 आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है। पहला है आपका कि राज्य की सुरक्षा, दूसरा है सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना, तीसरा है आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और रख रखाव,
रख रखाव तथा रक्षा, और आपका चौथा है विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा। अब आगे की बात करें, आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। और आर्टिकल 21 यानी कि 21 की बात करें तो यह भारतीय संविधान प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। और अनुच्छेद 50 की अगर बात करें तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार करने से संबंधित है। तो हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। अब आगे कह रहा है कि इसके आधार पर सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने से करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है, तो यह भी आपके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में एक सही रूप से शक्तियों का बंटवारा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। और तीसरा कह रहा है कि तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि तीनों अंगों के बीच में बेसिक तौर पर क्या होता है, संघर्ष होता है कि कोई किसी प्रकार का गलत काम न करे। तो यह तीनों अंग एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, दबाव बनाए रहते हैं। तो चौथा वाला जो ऑप्शन होता है वह सही नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन है वो आपका होता है डी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग हैं, जो कि कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करने के साथ साथ राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रोकता है, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है तथा सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है। प्रसिद्ध फ्रेंच दार्शनिक हैं जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने कहा था कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उनके अनुसार राज्य की शक्ति उनके 3 भागों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, ठीक है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है और कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से क्या किया गया है, अलग किया गया है। तो सिद्धांत रूप से शासन के तीनों अंग एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं, ना कि इनमें संतुलन बना रहता है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल को आदेश दिया कि हकीम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका अनुच्छेद 21, सही ऑप्शन होता है बी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हकीम शेख को स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दे। बात करते हैं हकीम शेख का, तो हकीम शेख एक खेतिहर किसान थे जो चलती ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे और कई चिकित्सालयों ने उनके इलाज करने से मना कर दिया। उन्होंने मुकदमा दायर किया, तब अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 में हर नागरिक के जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है कि जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार है। अतः अस्पताल की लापरवाही के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने हकीम शेख को मुआवजा दे। अनुच्छेद अगर 14 की बात करें तो अनुच्छेद जो 14 है वह विधि के समक्ष समानता का बात करता है। और अनुच्छेद अगर 32 की बात करें तो यहाँ पर बेसिक तौर पे अनुच्छेद जो 32 है व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, यानी कि रीटों की व्याख्या किया गया है। और अनुच्छेद अगर 25 की बात किया जाए तो अनुच्छेद जो 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, यानी कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई रोकक्षेप नहीं होता है। और रीट की व्याख्या किसमें की गई है, तो आर्टिकल 32 के तहत हमारे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि जो दिया गया क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल 21 सही होता है, जो कि आपका संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए साल 2005 में बनाई गई गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन थे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है न्यायमूर्ति NV रमन या न्यायमूर्ति रंजन गोगोई या न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर या न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है सी सही होता है कि न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की
अध्यक्षता में बेसिक तौर पे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए साल 2005 में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और समिति ने कुल 403 पेजों का, ठीक है, एक रिपोर्ट 30 नवंबर साल 2006 को लोकसभा में पेश किया था। और मुस्लिम समुदाय के बेहतरी के लिए सच्चर समिति ने 10 प्रमुख सुझाव सौंपे थे। राजेंद्र सच्चर जो हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और न्यायमूर्ति NV रमन्ना भारत के 48 में, ठीक है, 48वें, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे। आगे की अगर बात करें कि जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कुपोषण या विस्थापन या हस्यांकरण या सांप्रदायिकरण। तो यहाँ पर होता है कि जब एक समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है तो उसे हस्यांकरण के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करें कि ऐसे हस्यांकृत व्यक्ति समाज के केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहते हैं। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिल पाना कुपोषण कहलाता है, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति अथवा समूह किसी कारण से अपने अस्थायी स्थान से हट जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और आगे की बात करें कि जबकि हटाए गए व्यक्ति को विस्थापित कहा जाता है। और ऐसी विचारधारा या संकीर्ण मनोवृत्ति जिसमें विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के हित आपस में टकराते हैं तथा वह एक दूसरे को अपने विकास में बाधक मानने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को सांप्रदायिकता कहलाती है। और सांप्रदायिकता बनने की क्रिया को सांप्रदायिकरण कहा जाता है। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला यहाँ पर कि आपको मैचअप करना है कि सूची 1 में आजीविकाओं की सूची है और सूची 2 में दिए गए उनके कार्यों से सुमेलित करना है। तो पहला कह रहा है रिक्शा चालक। तो रिक्शा चालक किस में आता है? तो आपका ऑप्शन ए है। और यहाँ पर स्वरोजगार कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है रिक्शा चालकों के लिए, तो ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का होगा कि कपड़ा उद्योग का कर्मचारी। तो कपड़ा उद्योग का जो कर्मचारी है वह शिफ्ट वर्कर है और अस्थायी वर्कर है और वह अनियमित काम करता है। इसका काम जो होता है वह नियमित नहीं होता है। तो बी का हो जाएगा आपका, ए का 2 होगा और बी का हो जाएगा आपका 1। और सी है कार्यालय का कर्मचारी। तो कार्यालय का जो कर्मचारी होता है उसको एक मासिक वेतन मिलता है, तो सी का हो जाएगा 4। और उसके बाद है डी दिया है दुकानदार। तो दुकानदार क्या करता है कि दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है और स्वरोजगार को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो डी का हो जाएगा आपका 3। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष में है? ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष के बारे में बात किया गया। तो पहला क्या है? विविधता का आदर करना। तो यह सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष में है कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और हमें उनका आदर करना चाहिए। दूसरा कह रहा है आपका कि मानवीय मूल्य। तो सामाजिक विज्ञान लोगों के अंदर मानवीय मूल्य का विकास करता है। और तीसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत विकास। तो सामाजिक विज्ञान जो वह व्यक्तिगत विकास नहीं करता है, सामूहिक विकास करने पे बल देता है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन इसका गलत है। और डी कह रहा है स्वतंत्रता। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्रकथा पट्टों यानी कि स्टोरी बोर्ड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि। तो स्टोरी बोर्ड का प्रयोग क्यों किया गया है? तो पहला कह रहा है कि यह किताबें सौंदर्य बोध को बढ़ाते हैं। तो यह बिल्कुल सही नहीं है कि इस कारण से नहीं दिया गया है कि किताबें अच्छी दिखें। दूसरा कह रहा है कि यह चित्रों को जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण करते हैं। तो यह बिल्कुल सही है कि अगर चित्र सही प्रकार से रहें तो बच्चों क्या करता है? ध्यान आकर्षित रहता है और साथ ही साथ वह चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। तीसरा कह रहा है कि यह बच्चों के मनोरंजन हेतु जोड़ा गया है। तो यह भी ऑप्शन सही नहीं होता है कि यह बच्चों के मनोरंजन के लिए जोड़ा गया है। और चौथा कह रहा है कि इस पुस्तक और इसके विषय से संबंधित कहानियाँ आसानी से मिल जाती हैं। तो इसलिए भी नहीं जोड़ा गया है कि पुस्तक और कहानियाँ आसानी से मिल जाए। तो जो सही व्याख्या कर रहा है वह क्या है कि यह चित्रों से जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि केवल बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका
अपनी कक्षा में हंसियाकरण पर चर्चा करने की योजना बना रही है। निम्न में से कौन से संप्रत्यय उनके द्वारा इस चर्चा में शामिल किए जाने की ज़्यादा संभावना है। तो हंसियाकरण के बारे में पूछा गया है। तो पहला कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना है। तो यह बिल्कुल आपका हंसियाकरण का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। दूसरा है कि समुदाय के बारे में पूर्वाग्रह की छवियाँ जो है, यह भी हंसियाकरण का एग्जाम्पल है। और तीसरा जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि सकारात्मक विभेद। तो ये भी बेसिक तौर पे हंसियाकरण का एक ठीक ठाक उदाहरण आता है कि सकारात्मक विभेद के बारे में हम बताएं। और चौथा कह रहा है कि समुदाय विशेष की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में बताना भी हंसियाकरण का एक सही टॉपिक होगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला, कि चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं कि वह हंसियाकरण के चर्चा के लिए सबसे अच्छे उपयुक्त उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थी की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। आपकी कक्षा किस गतिविधि को स्थान पाने में सबसे अधिक संभावना होगी। अब यहाँ पे जब दे देता है ना कि सबसे अधिक संभावना होगी, तो इस कंडीशन में आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग चारों के चारों ऑप्शन आपके सही होते हैं। उनमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो इसके बारे में हमें जानना होता है। तो पहले कह रहा है कि बच्चों को 6 माह तक यानी कि पुराने अखबारों से सूर्योदय व सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना, साथ ही दिन रात के समय की तुलना करने और अंतर के कारणों को समझने के लिए कहना। तो बिल्कुल सही है कि अगर हमें पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन के लिए जानना होगा तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और बी वाला कह रहा है कि एक दीर्घ वृत्त का चित्र बनाने को कहना, तो ये सही स्टेटमेंट नहीं होता है। इसके जरिए बच्चे पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन को नहीं समझ सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना, तो इसके जरिए भी पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन को बच्चे समझ सकते हैं। और चौथा जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि विद्यार्थियों को अगले लीप वर्ष की गणना करने के लिए कहना, तो लीप वर्ष से हम बच्चों को मौसम परिवर्तन के बारे में नहीं समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए और सी। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन सुविधानुसार इसे हम 365 दिन मानते हैं। और पृथ्वी जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन में, इसी कारण से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर मतलब कि एक्सिस पे घूमती है 24 घंटे में, उसके कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है। तो हमें मौसम के बारे में अगर समझाना होगा तो हम परिभ्रमण बेसिक तौर पे परिक्रमण के कारणों को बताकर बच्चों को ऋतुओं में परिवर्तन को समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना होगी। पहला है कि सरकार की भूमिका, दूसरा है सामाजिक आंदोलनों की भूमिका, तीसरा है पंचायती राज व्यवस्था और चौथा कह रहा है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक यानी कि सार्वजनिक मताधिकार। तो जब हमें लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारी पर चर्चा करना होगा तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि शिक्षिका द्वारा सरकार की भूमिका विषय पर चर्चा करें। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आपका है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि एक आदर्श लोकतंत्र में मतभेद होना बेसिक तौर पे स्वाभाविक है, भले ही मतभेद राजनीतिक दलों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो या राष्ट्र के उत्थान में नियमित हों। इन मतभेदों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान विशेषज्ञों ने संविधान में कार्यपालिका तथा विधायिकाओं के दायित्व को बताया है। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में लिखा गया है और उनके अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक बच्चा जो कभी भी गांव नहीं गया वह पूछता है कि खेतों को मापन कैसे संभव है। एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा साधन अति उपयुक्त होगा समझाने के लिए, यह मानते हुए कि आपकी इन सभी पर पहुंच है। पहला कह रहा है आपका कि गांव के मानव जाति वर्णन यानी कि नृ जाति वर्णन के एक उदाहरण से, तो इसके जरिए हम मापन को नहीं समझा सकते हैं।
दूसरा कह रहा है कि खसरा रिकॉर्ड का एक चित्रण। तो खसरा क्या होता है, बेसिक तौर पे गांव का एक क्या होता है, खेतों का पैमाना होता है, तो इसके चित्र के जरिए भी हम उनको नहीं समझा सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधन के चित्रों से। तो यह बिल्कुल सही है कि पटवारी यानी कि जो कई जगहों पे इसे लेखपाल, यूपी में बेसिक तौर पे इसे लेखपाल कहा जाता है। तो लेखपाल के द्वारा जो उपयोग किए गए साधन होते हैं जिनसे वह खेतों को मापते हैं, उनके जरिए हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं कि कैसे खेतों का मापन संभव हो पाता है। और चौथा कह रहा है गांव का एक मानचित्र। तो इसके जरिए भी हम बच्चों को मापन की चीज़ों को नहीं समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे बात करें कि भारत के ज़्यादातर भागों में खेती को मापने के लिए गज, जरी, बिस्वा, बीघा, लट्ठा, एकड़, हेक्टेयर इत्यादि मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। भूमि मापन की मानक इकाई हेक्टेयर है और एक हेक्टेयर जो होता है वह लगभग 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर 100 मीटर चारों ओर से वर्ग क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, एक हेक्टेयर कहते हैं। ठीक है, तो यही बेसिक तौर पे सबसे प्रचलित और मानक इकाई है भारत में खेती को मापने के लिए। तो हम पटवारी के साधनों को यूज करेंगे और उसके बाद उनको बताएंगे, तो यह बच्चे के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित करना चाहती है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि पिछली कक्षा में शिक्षिका द्वारा दिए गए उदाहरण के बारे में विद्यार्थियों को चर्चा करना होगा। तो यहाँ पे पिछली कक्षा में, ठीक है, तो ये सही ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर सामूहिक रूप से समानता के नए उदाहरण ढूंढकर लाने के लिए कहना। तो ये बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है कि समानता के विषय पर विद्यार्थियों की इसमें भागीदारी, क्योंकि भागीदारी सुनिश्चित करना है तो हम उन्हीं का समूह बनाकर और उन्हें उदाहरण लाने के लिए कहेंगे। तो इसमें वह खुद, ठीक है, उनकी भागीदारी है और वह चीज़ों को ढूंढकर लेकर आ रहे हैं। और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरणों की चर्चा करने के लिए कहना जहाँ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ है। तो अब खुद विद्यार्थी उदाहरणों का चर्चा करेंगे तो उसमें वह स्वयं क्या हो रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं। तो इसके जरिए भी वह चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि बी और जो सी है वह शिक्षिका को समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित हो पाता है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थी से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है, क्यों कभी कभार चीज़ों में कमी हो जाती है। शिक्षक निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। तो पहला जो कह रहा है वह कह रहा है आपका विवेक यानी कि तर्क का। दूसरा कह रहा है कि वृत्तांत यानी कि नरेशन का, कि उसका क्या करे, एक्सप्लेन करे। तीसरा कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना। और चौथा कह रहा है कि तुलना करना। तो यहाँ पर सबसे जो अच्छा होगा कि यहाँ पर ये आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान और उसका सामान कैसे मिलता है और क्यों कभी कभार चीज़ें कम हो जाती हैं। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा कौशल होगा वो क्या होगा, विवेक यानी कि तर्क का, कि बच्चा अपना तर्क देगा और किसी भी विषय के सभी पक्षों को तौल और तथ्यों तथा वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए विचार करने की कला को हम लोग विवेक कौशल यानी कि तर्क कौशल कहते हैं। अब यहाँ पे आगम विधि की बात करें तो आगम विधि में क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना होता है। तो यह एक नियम है, ठीक है, कि इसमें पहले चीज़ें ज्ञात होती हैं उसके बाद अज्ञात चीज़ों का पता लगाया जाता है। तो इसके लिए बेसिक तौर पे हमें सौरमंडल को जब पढ़ाना होता है तो वहाँ पे हम आगम विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हालांकि जो पूछा गया है कि मार्केट के बारे में, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि विवेक या तर्क के आधार पर बच्चा, ठीक है, क्या करेगा, चीज़ों को बताएगा। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने के लिए अति उपयुक्त है। पहला जो ऑप्शन कह रहा है वह कह रहा है कि समझाएं कि मीडिया को उनके प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट के लिए सूचना कैसे मिलती है। दूसरा कह रहा है आपका कि इस लेख में किसका मत छूट गया है। और तीसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि मुद्दा तैयार करने के उदाहरण उपलब्ध कराएं। और चौथा कह रहा है कि सार्वजनिक विरोध और सेंसरशिप शब्दों को परिभाषित कीजिए। तो चौथा वाला तो पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि बेसिक तौर पे प्राथमिक स्तर पर जो होता है परिभाषा जैसी चीज़ों को दूर करने की बातें किया गया है। प्राथमिक स्तर पर बेसिक तौर पे उदाहरण को पहले और उसके बाद नियम को बाद में कहा गया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि मीडिया पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को विकसित करना है, तो आलोचनात्मक चिंतन जब बच्चों में विकसित करना होता है तो बेसिक तौर पर हम उनको कोई क्या करेंगे, लेख पढ़ाएंगे और लेख के बाद हम उनसे पूछेंगे कि इसमें किसका मत छूट गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से वह मीडिया क्या करेंगे, आलोचना
आलोचनात्मक चिंतन करेंगे। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे आलोचनात्मक चिंतन कहते किसे, उसको जान लेते हैं। तो किसी विषय वस्तु के तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना आलोचनात्मक चिंतन या समीक्षात्मक चिंतन कहलाता है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में एक छात्र कहता है कि खिलजी और तुगलक के समय में बंदरगाहों और सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबार में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग करेंगे। तो पहला कह रहा है कि आगमनात्मक तर्क, दूसरा कह रहा है कि निगमनात्मक तर्क, और तीसरा कह रहा है कारण प्रभाव का तर्क, और चौथा कह रहा है लघु कारक यानी कि रिडक्टिव तर्क। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे जब यहाँ पे एक कक्षा में छात्र कहता है कि खिलजी और तुगलक के समय में बंदरगाहों यानी कि सैन्य गुलामों को ऊंचा दर्जा प्राप्त था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबार में अच्छी पदवी मिली थी। तो यहाँ पर आगमनात्मक तर्क क्या कहलाता है कि बेसिक तौर पे कि हम पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम देते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे आगमनात्मक तर्क का बच्चा क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। अब फिर से हम बताते हैं कि इस पद्धति के अनुसार यानी कि आगमनात्मक तर्क के अनुसार बेसिक तौर पे ऐसे तथ्यों का अध्ययन प्रारंभ किया जाता है जो क्या होता है कि ऐतिहासिक होते हैं या तो प्रयोग में तुलना या निरीक्षण के परिणाम में होते हैं। आगमनात्मक तर्क के आधार पर वाक्य अनुभव द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है कि इसमें पहले उदाहरण को दिया जाता है, उसके बाद फिर नियम को दिया जाता है। तो बच्चे ने क्या किया, पहले उदाहरण के प्रयोग के आधार पर नियम को बताया या उसकी चीज़ों का एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पर वह आगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर रहा है। निगमनात्मक तर्क में क्या होता है कि पहले नियम देता है और उसके बाद उसका क्या करता है कि उदाहरण बताता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है कि भूगोल की एक कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों को अवस्थित करने को कहती है, पर वह देखती है कि बहुत सारे विद्यार्थी उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थानों का सही पता नहीं लगा पा रहे हैं। अब आगे कह रहा है कि विद्यार्थी निम्न में से कौन सी समस्या का सामना कर पा रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है कि स्थितियों का पता लगा नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में विद्यार्थी किस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो पहला जो कह रहा है आपका कि विद्यार्थी समानांतरों द्वारा बनी ग्रिड को पढ़ना नहीं जानते हैं, तो ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है आपका कि विद्यार्थी ग्लोब पर दिशाओं का निर्धारण नहीं करना जानते, तो ये बिल्कुल सही है कि जब दिशाओं का निर्धारण नहीं कर पाएंगे तो ही बेसिक तौर पे वह चीज़ों को सही प्रकार से नहीं बता पाएंगे। और तीसरा कह रहा है शिक्षिका द्वारा अक्षांश व देशांतर की दिशाओं की जानकारी का सही दिशा निर्देश नहीं दिया गया है और इसी कारण से बेसिक तौर पे बच्चे इन चीज़ों को नहीं बता पा रहे हैं। आपने पता है कि मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, दिशा, दूरी और स्थान। दूरी और स्थान। तो अगर बच्चा दिशा, दूरी और स्थान इन 3 प्रमुख घटकों को जानता है तो वह हर एक चीज़ों का सही पता लगा सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो सही ऑप्शन होता है वह क्या होता है आपका बी वाला, कि बी और सी की संभावना हो सकती है और इस कारण से विद्यार्थी किसी भी दिए गए स्थानों का सही पता नहीं लगा पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप प्राथमिक स्रोतों की सहायता से उस समय के बारे में जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस उद्देश्य हेतु आप निम्न में से किसका चयन करेंगे। तो पहला कह रहा है कि विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कीर्तिमान हेतु ब्रिटिशों द्वारा भेजे गए चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि उस समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिए गए भाषणों के रिकॉर्ड से, तो ये भी आपका सही है कि ब्रिटिश जो संसद में दिए गए भाषणों के रिकॉर्ड को हम इकट्ठा करेंगे और उनके जरिए हम ये जान पाएंगे किस प्रकार से यह एक कंपनी जो थी व्यापारिक और किस प्रकार से औपनिवेशिक शासक में परिवर्तित हो गई। और तीसरा कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिशों द्वारा की गई शुरुआती गतिविधियों संबंधी एक इतिहास पत्रिका में छपा लेख। तो यहाँ पे ऐतिहासिक पत्रिका का जो छपा लेख होता है वह केवल एक पक्ष के तहत होता है, तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी वाला कि ए और बी के जरिए हम यह पता लगा सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक व्यापारिक कंपनी
औपनिवेशिक कंपनी के रूप में बन गई। अब यहाँ पे बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आज के दिन यानी कि 31 दिसंबर, आज है साल का अंतिम दिन, और आज ही के दिन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में की गई थी। उसके बाद 1608 में कैप्टन हॉकिंस अपने जहाज हेक्टर से सूरत बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आया था, उसका दूत बनकर। हालांकि जो दिए गए चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है सी। इसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यापारिक कंपनी एक जो होता है कि औपनिवेशिक कंपनी के रूप में आगे आई। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान की उसकी कक्षा में पढ़ाए मुद्दे उद्योग के विकास की जांच करें। निम्न में से किन गतिविधियों की उनके शिक्षण में शामिल होने की अधिक संभावना है? तो यहाँ पे उद्योग के विकास में जो पढ़ाए गए मुद्दे हैं उन पे जांच करना है। उसके लिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पहला जो कह रहा है वो कह रहा है आपका कि विद्यार्थियों को दो मजदूरों से बात करके पता लगाने को कहना कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यह बिल्कुल आपका सही है कि इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि उद्योग में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा कह रहा है कि आपका कि विद्यार्थियों को उनके गांव, शहर, कस्बों में भूमि उपयोग प्रतिरूप में आए बदलावों का पता लगाने के लिए कहना। तो ये भी सही है कि किस प्रकार से ठीक है बदलाव आए हैं, उद्योग विकास में भी आता है। तीसरा जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से उदाहरण लेकर सामाजिक न्याय पर एक नाटक खेलने को कहना। तो यह उद्योग विकास से रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, सी वाला। और चौथा कह रहा है क्या भोपाल गैस त्रासदी के सामाजिक न्याय मिला है या नहीं, लिखने को कहना। और पीड़ितों को इस विषय पर मतलब कि पीड़ितों को इस विषय पर बेसिक तौर पर उनसे पूछ के लिखने के लिए कहना। तो यह भी आपके उद्योग विकास में, क्योंकि अगर उद्योग का सही प्रकार से विकास होता तो भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना नहीं होती। आपने पता है कि भोपाल गैस त्रासदी में MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। तो इस प्रकार से आपका A, B और D जो ऑप्शन है वो सही होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है D कि इन सारी चीज़ों के जरिए हम उद्योग विकास की जांच करने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है D। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो गद्यांश हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो गद्यांश में कह रहा है कि यह एक प्रचलित धारणा है कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगी विषय है। इसके चलते कक्षा अंतरक्रिया में विद्यार्थियों के स्वाभिमान में कमी आती है तथा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही इसके विषयांगों को ग्रहण करने में अरुचि का अनुभव करते हैं। स्कूली शिक्षा के आरंभ में ही प्रायः विद्यार्थियों के दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान से बेहतर विषय है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की संपत्ति है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन से संबंधित उपयुक्त समस्या के संबंध में शिक्षक इसे विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं। तो बेसिक तौर पे यहाँ पे कहा गया है कि शुरुआती दौर में इस पूरे गद्यांश का आपका एक अर्थ निकलता है कि शुरुआती दौर में ही सामाजिक विज्ञान के प्रति लोगों की एक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती है और इस रूढ़िबद्ध धारणाओं से निकालने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। तो पहला जो कह रहा है वह कह रहा है कि बढ़ते अंतर संबंधी विश्व में समायोजित होने के लिए सामाजिक विज्ञान द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सामाजिक कौशलों पर बल देकर। तो यह आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान अन्वेषित व सृजनात्मक मन के विकास के लिए नींव प्रदान करता है, इस बात को रेखांकित करके। तो ये भी आपका सही। इस प्रकार से बच्चों के मन में जो सामाजिक विज्ञान के प्रति रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और तीसरा कह रहा है कि भौतिक व जीव विज्ञान के अंतर्वेश विषयों की नकल करके। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इनकी नकल करेंगे तो उनके दिमाग में फिर वही चीज़ें आएगा कि यह तो विज्ञान से ही नकल कर रहे हैं, इसका मतलब सामाजिक विज्ञान खराब है और विज्ञान क्या है, अच्छा है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि A और B सही तरीका है जिसके जरिए बच्चों के दिमाग में जो सामाजिक विज्ञान के प्रति रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी है उसको हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित आकलनों के साधनों में किसका प्रयोग समानता अधिगमकर्ता द्वारा किए गए परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता है। पहला कह रहा है आपका रूबिक्स, दूसरा कह रहा है श्रेणी पैमाना यानी कि रेटिंग स्केल, तीसरा कह रहा है आपका चेक लिस्ट और चौथा कह रहा है कक्षा प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज। तो यहाँ पे कह रहा है कि आकलन के साधनों में किसका प्रयोग समानता अधिगमकर्ता द्वारा परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी
क्योंकि परियोजना कार्य जो होता है उसे परियोजना दिया जाता है, क्विज क्या होता है कक्षा में होता है, तो इसके जरिए हम परियोजना कार्य का उल्लेख है। बाकी रूबिक्स जो है या रेटिंग स्केल जो है या चेकलिस्ट जो है यह बेसिक तौर पे परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु सबसे उपयुक्त आते हैं। और कक्षा प्रश्नोत्तरी जो होता है हमने जो अभी आपको क्लास में पढ़ाया उसका जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसके लिए क्या होता है कक्षा प्रश्नोत्तरी होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे बात किया जाए कि आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों के अभिव्यक्ति क्षमता अनुभूति आदि का मापन करना होता है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्य में किसी भी विषय के पक्ष विपक्ष में सूचना एकत्र करना और विश्लेषण करना होता है, जबकि आकलन शिक्षण अधिगम के दौरान या पूर्व होता है जिसमें छात्र की कमियों को दूर किया जा सकता है। तो ये आपका सही ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आकलन क्या होता है आपका कि जो हमने अभी पढ़ाया ठीक है उसके बारे में पूछना या जांचना है क्या करता है आकलन कहलाता है। और मूल्यांकन में सभी चीज़ों का क्या होता है कि समावेश होता है। तो इन सारी चीज़ों के जरिए हम क्या कर सकते हैं मूल्यांकन करते हैं और कक्षा प्रश्नोत्तरी के जरिए हम क्या करते हैं आकलन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करता है। अब यहाँ पे कहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि भारत में गिरते हुए बाल लिंग अनुपात के 2 कारण दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है संज्ञानात्मक विकास। तो हम बताएंगे संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। तो हालांकि यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन नहीं कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि यदि लंदन जो ग्रीनविच के पास है में 3:30 शाम का समय है तो उस समय कोलकाता में कितने बजे होंगे। तो यह बिल्कुल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष में आता है। और जो आपका तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी में अंतर क्या है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का यह क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंशियल का है। और चौथा क्या है कि निम्न में से किन गतिविधियों को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। चंदन की लकड़ी को आकृति देना, खादान कार्य, सड़क पर सब्जी बेचना या फर्नीचर बनाना। तो इस प्रकार से यह क्या होता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी और डी, और इस प्रकार सही ऑप्शन होता है सी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि संज्ञानात्मक आकलन कहते किसे हैं। तो यहाँ पे अधिगमकर्ताओं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन बेसिक तौर पे संज्ञानात्मक आकलन के जरिए किया जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में विचार अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की एक मानसिक प्रक्रिया है। इसे हम क्या कहते हैं संज्ञानात्मक आकलन कहते हैं। तो दिए गए बी और जो डी है उसके जरिए हम बच्चों के विचार अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान जो प्राप्त किए हैं उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है कि रटी हुई चीज़ें, उसमें वो अपने विचार या अनुभव को साझा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बी और डी जो ऑप्शन है इसमें बच्चे अपने विचार और अनुभव का साझा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह। तो अब यहाँ पे पोर्टफोलियो के बारे में पूछा गया है कि पोर्टफोलियो क्यों एक विश्वसनीय साधन है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि यह साक्ष्यों पर आधारित होता है। तो बिल्कुल सही कि पोर्टफोलियो जो होता है वह साक्ष्यों पर आधारित होता है। दूसरा जो कह रहा है आपका कि एक अवधि के दौरान शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्यों के नमूने को उपलब्ध करवाता है। तो बिल्कुल एक शैक्षिक अवधि के दौरान जो कार्यों के नमूने होते हैं उसको पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रह होता है। तो इसमें विभिन्न कार्यों का नहीं होता है, ठीक है। बेसिक तौर पे उनसे संबंधित जो रिलेटेड कार्य होते हैं जिससे वो पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ें होता है उसमें हर एक प्रकार को उनमें शामिल ऐसे ही शामिल नहीं किया जाता है। और यादृच्छिक रूप से संग्रहण नहीं किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से संग्रह किया जाता है। तो यहाँ पे विभिन्न तरह के कार्य तो होते हैं लेकिन इनका संग्रह क्या होता है प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता है उस चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार सी वाला ऑप्शन आपका क्या होता है गलत होता है। और डी कह रहा है कि विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रह होता है। तो कार्यों का रंग बिरंगा नहीं, यहाँ पे बेसिक तौर पे कि कार्यों का एक क्या होता है श्रेणीबद्ध, ठीक है, संग्रह होता है। रंग बिरंगा का मतलब होता है कि बेसिक तौर पे इधर उधर से चीज़ों को उठा लिया जाता है। तो नहीं, यहाँ पे क्या होता है श्रेणीबद्ध संग्रह होता है। तो इस प्रकार से सी और डी वाले जो ऑप्शन होते हैं वो क्या होता है गलत होता है। आपका सही ऑप्शन होता है ए कि ए और बी जो है वह पोर्टफोलियो के बारे में सबसे विश्वसनीय साधन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे प्रमाणीकरण के बारे में पूछा गया है कि किसका प्रमाणीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पहला कह रहा है कि
सत्र अंत परीक्षा यानी कि सत्र के अंत में जो वार्षिक परीक्षा होती है तो यह बेसिक तौर पे प्रमाणीकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि योगात्मक परीक्षा भी जो होता है वह प्रमाणीकरण के रूप में होता है। और तीसरा कह रहा है कि कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक अवलोकन, तो यह प्रमाणीकरण नहीं देता है। बेसिक तौर पे बच्चों को में सुधार लेने के लिए हम क्या करते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करते हैं, इसके जरिए हमें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। और चौथा कह रहा है कि निदानात्मक मूल्यांकन, तो निदानात्मक मूल्यांकन से ही हम प्रमाणित, बेसिक तौर पे जब कोई बच्चा किसी क्वेश्चन में नहीं आता है तो उसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो यह भी प्रमाणीकरण प्रस्तुत नहीं करता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए और बी, और इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है ए। अब जानते हैं यहाँ पे कि एक निश्चित समय या काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सत्र के अंत में विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु सत्र अंत परीक्षा का आयोजन होता है। वहीं योगात्मक परीक्षा में किसी पूर्व विकसित शैक्षणिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयोगिता की क्या करनी होती है, जांच करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि माना एक शिक्षिका अधिगम करती के पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी। तो हमें जब बेसिक तौर पे पूर्व ज्ञान को जानना होता है तो ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन या अस्थापन्य मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन। तो हमें जब बेसिक तौर पे किसी पूर्ववर्ती ज्ञान को जानना होता है तो हम निदानात्मक मूल्यांकन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण कार्य के साथ साथ किया जाता है तथा इसमें जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उनकी असफलता के कारणों का पता लगाया जाता है। बात करते हैं अस्थापन्य मूल्यांकन की, तो अस्थापन्य मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को मापने हेतु किया जाता है। और बात करते हैं योगात्मक मूल्यांकन की, तो किसी पूर्व निर्मित शैक्षणिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाती है। और बात करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की, तो रचनात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय है कि किसी ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि के मूल्यांकन से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब किसी पूर्व ज्ञान को जानना होता है तो उसके लिए हम बेसिक तौर पे निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ता की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विश्लेषण पक्ष का आकलन करता है। तो संज्ञानात्मक जिसमें वह अपने विचार और अभिव्यक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, अपने अनुभवों का और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, उसके विषय में आकलन के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन कह रहा है वह कह रहा है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में यह अपने विचार को नहीं दे सकता है, ठीक है, अपने अनुभव, क्योंकि ना उसमें था न उसका वह कुछ विचार हो सकता है। तो फ्रांसीसी क्रांति एक फैक्ट है, तो यहाँ पर बेसिक तौर पर वह अपना ना विचार दे सकता है ना ही अपना अनुभव दे सकता है। यह फैक्ट है कि रटा हुआ चीज़ें और उसको बता देगा कि इस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। दूसरा जो कह रहा है ऑप्शन कि वह कह रहा है आपका कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ पर वह अपने विचार और अनुभव को बता सकता है, तो यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया के लिए सही है। तीसरा कह रहा है कि निबंध लिखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। तो इस पर भी वह अपने बेसिक तौर पे अनुभव और विचार को साझा कर सकता है। और चौथा कह रहा है सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं, उन 5 तरीकों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आपके अनुसार सरकार अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर भी बच्चा अपने विचार और अनुभव से चीज़ों को दे सकता है। तो संज्ञानात्मक विश्लेषण में जो आपका सही ऑप्शन होता है बी, सी और डी होता है, और इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो तीनों प्रश्न हैं बी और सी और डी, ये बेसिक तौर पे अधिगमकर्ता की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विश्लेषण पक्ष का आकलन करते हैं। संज्ञानात्मक उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान को उत्पन्न करने और आत्मसार करने में सक्षम होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो जिस पर सरकार किसानों को फसल खरीदती है इसे कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विशेषकर कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को निर्धारित कीमतों पर उचित मात्रा में विभिन्न वस्तुओं को बेची जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका सी-टेट का 11वां क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब जल्दी आपका इसका 12वां क्लास लाएंगे, और मैं आपसे श्योर हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और हमेशा हमसे बने रहेंगे तो आप अपने सी-टेट के सामाजिक विज्ञान के पेपर में बहुत अच्छा कर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।